आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम बिज़नेस स्टडी को कर रहे हैं पिछली कई क्लासेस से, तो आज भी हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारी सेकंड बुक है उसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जिसके ऊपर ये आज की क्लास है हमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और पूरा चैप्टर आज हम इसी एक वीडियो में कर लेंगे। इसी के साथ हमारी सेकंड बुक के सारे चैप्टर हो जाएंगे। फिर जो हमारे चैप्टर बचते हैं वो हमारी जो फर्स्ट बुक है उसमें डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बचती है। बाकी हमने इंग्लिश मीडियम में लगभग लगभग सारे चैप्टर कर लिए हैं। तो जो ये वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपने लास्ट टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट 5 मार्क्स का कम है, जो आता ही आता है। तो 5 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को करते हैं। टॉपिक पर शुरू जाने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहें, आप उनको देखते रहें और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहें और अपने 95% के टारगेट को अचीव कर पाएँ। मेरी यही आशा भी है और मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना है कि ऑफिशियली कंज्यूमर किसे कहते हैं। हम नॉर्मल भाषा में तो जानते हैं, सामान्य भाषा में तो हमें पता है कि कंज्यूमर क्या होता है, पर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक कस्टमर किसको कहा गया है, तो कस्टमर की डेफिनेशन क्या है वो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो कोई भी इंसान जो किसी चीज़ को खरीदता है, तो एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब कि आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, जब भी वो आपको माना जाएगा कि आपने इस गुड्स को परचेज किया है, तो वो कोई भी व्यक्ति कंज्यूमर कहला सकता है। और जो कंसिडरेशन है या तो आपने पूरी पे कर दी है तो विच हैज़ बीन पेड, या आपने उसका प्रॉमिस किया है दैट मीन्स क्रेडिट, या पार्टली पेड है, पार्टली प्रॉमिस्ड है, कुछ पार्ट आपने पे कर दिया है और कुछ पार्ट अभी तक आपने पे नहीं किया है, और या किसी भी स्कीम के थ्रू जो डेफर्ड पेमेंट है जिसको हम ईएमआई ऑप्शन बोलते हैं, उसके थ्रू आपने उसको परचेज किया है। तो कंसिडरेशन के केसेस हो सकते हैं कि आपने वो पूरा दे रखा हो, प्रॉमिस किया हो, पार्टली पेड हो, पार्टली प्रॉमिस्ड हो, या किसी डेफर्ड स्कीम के अगेंस्ट आपने उसको परचेज किया हो। वो हर व्यक्ति ही हमारा कंज्यूमर कहलाता है जिसने उस गुड्स को परचेज किया है फॉर पेइंग द कंसिडरेशन अमाउंट। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड, इसके अंदर कंज्यूमर उसे भी कहा जाता है when such use is made with the approval of the buyer, मतलब यूज करने वाला कोई और हो, परचेज करने वाला कोई और हो, तो अगर उसके बायर के अप्रूवल से कोई दूसरा कोई यूज करता है तो उसको भी हम कंज्यूमर ही मानेंगे। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, तो मतलब कि जो बिजनेसमैन है जिनको हम ट्रेडर कहते हैं वो इसमें कंज्यूमर नहीं कहलाए। तो जिनका भी पर्पस कमर्शियल है वो हमारे कंज्यूमर नहीं कहलाते। कंज्यूमर वो होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन करेंगे, अब चाहे वो खुद कर रहे हो या उनके बिहाव पर कोई और कर रहा हो। ठीक है, तो वो कंज्यूमर है। एक तो गुड्स की बात आ गई। अब ऐसी ही डेफिनेशन कुछ हमारी सर्विसेज के लिए होंगी। जब हम किसी सर्विस को यूज करें तो एनी पर्सन हु हायर और अवेल एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, बाकी सारी चीजें यही हैं कि विच हैज़ बीन पेड, विच या प्रॉमिस की हो, या पार्टली पेड हो, पार्टली प्रॉमिस्ड हो, या अंडर एनी डेफर्ड स्कीम पेमेंट हो। तो उसी के साथ जैसे यहाँ था कौन इंक्लूड है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, इट इंक्लूड एनी बेनिफिशियरी of service when such service are availed with the approval of the person concerned। तो जिसने उसको परचेज किया अगर उसके लिए कोई और उस सर्विस को ले रहा है तो वो भी कंज्यूमर ही कहलाएगा। बट फिर वही बात है, जैसे वहां पर वो ट्रेडिंग वाला नहीं था तो यहाँ पर भी क्या है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु अवेल सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। तो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए उन सर्विस को यूज किया जा रहा है तो फिर वो क्या है, कंज्यूमर नहीं है। तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझने के लिए पहले कंज्यूमर को समझना था। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को
क्या कहेंगे, हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। तो ए कंज्यूमर इज सेट टू बी ए किंग इन ए फ्री मार्केट का इकोनॉमी। आज के समय में जो है कंज्यूमर किंग है, क्योंकि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसकी नीड को सेटिस्फाई करना इस समय हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है। तो इस समय वो किंग है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। पहले क्या होता था, कैविट एम्पर, जिसका मीनिंग था कि लेट द बायर बी अवेयर। तो पहले के टाइम में ये था कि बायर को अवेयर होना चाहिए, हम उसको कुछ नहीं बताएंगे, उसको अपने आप सारी चीजें पता होंगी। जो अब आज के समय में, क्योंकि वो किंग हो गया है मार्केट का, तो अब हो गया है कि लेट द सेलर बी अवेयर। अब सेलर को समझना पड़ेगा कि बायर को सारी चीजें पता है, बायर की ही आवश्यकता को, नीड को फुलफिल करने के लिए हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो बायर को एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट हमें देनी ही देनी है। तो इस समय क्या है, सेलर अवेयर होना चाहिए कंज्यूमर के लिए कि कंज्यूमर को सारी चीजें पता है, कंज्यूमर अच्छी तरह से समझता है, ठीक है, हर चीज के बारे में उसको नॉलेज है। तो ये इस समय की कंडीशन है। तो फिर ये आया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जो 1986 में आया था, और ये इसीलिए बनाया गया था कि कंज्यूमर के साथ काफ़ी टाइप के जो हैं धोखाधड़ी वगैरह होते हैं, तो उनको यूज रोकने के लिए, कंज्यूमर को फेयर सर्विस देने के लिए, ट्रू वैल्यू उसको मिले, उसके जो भी मनी वो खर्च कर रहा है, उसके लिए हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए जिसको हम कहते हैं, सीक टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। उसके उसके बचाना भी है और उसके इंटरेस्ट को प्रमोट भी करना है। मतलब कि सेलर को बताना है कि आप उनको ये सारी चीज़ें बताओगे, तो उस प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रीड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंसेस। तो अगर उनकी कोई भी समस्या है तो उसको बहुत कम खर्चे पर और बहुत जल्दी उसको रीड्रेस किया जाए, मतलब कि उसकी सुनवाई की जा सके। ये एक उसका जरिया है जिसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, कंज्यूमर के प्रोटेक्ट को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं। द एक्ट कन्फर्म सर्टेन राइट टू कस्टमर। तो कंज्यूमर को इस एक्ट ने कुछ राइट्स दिए हैं, जो 6 हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो राइट इसीलिए दिए हैं कि उसके पास पावर आ सके कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, बचा सके। अगर उसके साथ कुछ भी किसी भी टाइप का गलत हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट, उस बिजनेस के अगेंस्ट केस कर सके, जो भी रेमेडीज हैं उन रेमेडीज को ले सके। तो ये एक्ट जो है उनको बताता है, जो इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा मेन फोकस जो है इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर होगा। चलिए, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया। तो अब क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है? तो सबसे पहले बात आती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्या है, कंज्यूमर इग्नोरेंट है, वो हर चीज को उतने ध्यान पूर्वक नहीं देखता, छोड़ देता है। तो उसके लिए भी उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसको जागरूक बनाना, अवेयर बनाना, सो दैट वो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करे, उनको देखे, परखे, जांचे। तो पहला है कि कंज्यूमर इग्नोरेंट है, भूल जाता है, छोड़ देता है। दूसरा है सारे कंज्यूमर किसी कोई इनकी एक संस्था नहीं है, तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, कोई संगठन इन्होंने नहीं बना रखा। कंज्यूमर जो है फैले हुए हैं, तो बहुत कम कंज्यूमर एक दूसरे से मिल पाते हैं, तो इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इसलिए भी जरूरी था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ सेलर उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, चाहे प्राइस ज़्यादा लेने में करें, चाहे मिलावट करके माल को बेचने में करें, चाहे घटिया क्वालिटी का माल दें, ये उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करें, मतलब कोई भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन सेलर ने पहले किया हुआ है। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। अब अगर, क्योंकि आज के समय में कंज्यूमर ही किंग है, तो किसी भी बिजनेस के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले आया कि इट इज़ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। लंबे समय तक अगर व्यवसाय को चलाना है तो अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, तो इसलिए जरूरी है।
दूसरा है कि बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, समाज के ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, चाहे वो एज एम्प्लॉय यूज़ करते हों, चाहे वो लैंड के रूप में यूज़, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी एक्टिविटी बिजनेस परफॉर्म करता है उनमें वो सोसाइटी की ही रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो इसलिए भी उसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, उन्हीं को माल बेचना है। दूसरा है कि ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिजनेस की, और आज के समय में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बड़ा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो इसलिए भी ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए। मॉरल जस्टिफिकेशन भी है, नैतिक रूप में भी उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कंज्यूमर के साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना करे। फिर गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन है या गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको वो फॉलो करे, गवर्नमेंट उनके उनके बिजनेस में इंटरवेन ना करे, इसलिए भी उसको ज़रूरी है उन कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड बातों को मानना। तो ये इम्पोर्टेंस थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है कि लीगल प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर को कितने टाइप की लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है किसी भी कंज्यूमर के लिए। तो इंडियन लीगल फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। तो डिफरेंट टाइप के एक्ट बने, नियम बने, कानून बने हुए हैं जिनके थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया गया है। पहला यही है जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करते हैं। फिर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बेचा कैसे जाए सामान को, उससे रिलेटेड एक्ट है। फिर है एसेंशियल कमोडिटी के क्या प्राइस रखे जाएं, तो उससे रिलेटेड भी एक्ट है। फिर है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग और उनकी मार्केटिंग, उससे रिलेटेड भी एक्ट है जिससे एग्रीकल्चर या फार्मर को प्रोटेक्ट किया जाए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, कोई भी मिलावट ना हो, उसके लिए भी हमारे पास एक्ट है। फिर है स्टैंडर्ड ऑफ वेट, वेट कम ज़्यादा कम करके तोलते हैं तो उसके लिए भी एक्ट है हमारे पास। फिर है ट्रेडमार्क एक्ट, जिससे लोग जो है ट्रेडमार्क का मिसयूज़ ना करें, तो उससे रिलेटेड भी एक्ट है। ट्रेडमार्क मिलते हैं बहुत सारे तो उनसे रिलेटेड। फिर है कंपटीशन एक्ट, तो जब हम किसी से कंपटीशन करें तो उसमें कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत ना हो, उसके लिए भी एक्ट है कंपटीशन एक्ट। फिर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, जहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग बिजनेस को अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है और कंज्यूमर को बेचना होता है। तो ये डिफरेंट काइंड के लीगल प्रोटेक्शन हैं जो किसी भी कंज्यूमर को दिए गए हैं थ्रू लीगल फ्रेमवर्क। चलते हैं अब आगे। अब आई वो कंज्यूमर राइट जिनकी बात कर रहे थे जो हमें इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देता है 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड 6 कंज्यूमर राइट, 6 प्रकार की राइट्स हैं कंज्यूमर के पास। पहली है राइट टू सेफ्टी, तो उनको ऐसे प्रोडक्ट को बेचा जाए, ऐसे प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करें जो उनकी हेल्थ पर, उनके एनवायरनमेंट पर, किसी भी चीज़ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालते हैं। ठीक है, तो वो है राइट टू सेफ्टी। तो उन्हें अपनी सेफ्टी को बरकरार रखने का पूरा अधिकार है। तो ये एक राइट उन्हें दी गई है कि कोई भी प्रोडक्ट उनकी सेफ्टी पर वार ना करे, सेफ्टी को खतरे में ना डाले, तो ये एक एक्ट है। दूसरा है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो आपने देखा होगा आजकल, मैंने मार्केटिंग में पढ़ाया था, तुम्हें लेबल होता है, तो लेबलिंग इसीलिए की जाती है कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जा सके अबाउट द प्रोडक्ट। उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी क्या है, ठीक है, उसके अंदर किस किन क्या क्या इंग्रेडिएंट है, किन से मिलकर प्रोडक्ट बना है, ठीक है, किस कंपनी का है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर के लिए नेसेसरी है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या हानिकारक टाइप्स हैं इनकी, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, कौन नहीं यूज़ करे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को जानने का अधिकार है। इसीलिए लेबलिंग के थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। फिर आएगा राइट टू चूज, अब क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो ये उनका एक अधिकार होता है कि जो मल्टीपल वैरायटी हैं वो उस मल्टीपल वैरायटी में से अपने आप चूज कर पाए कि उसको क्या यूज़ करना है। तो इसीलिए आप देखते हो कि आजकल मॉल वगैरह सब जगह चीज़ें जो है ओपन लगी होती हैं, अपने आप पिक करें,
कोई भी सेलर इन्फ्लुएंस ना करे। तो इसलिए वो राइट टू चूज कहलाता है। जो भी अवेलेबिलिटी उसके पास है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो उसमें से खुद चूज कर सकता है। तो चूज करने का या छांटने का अधिकार उसके पास है। फिर आता है राइट टू बी हियर्ड, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, उसको अगर उसका क्या कहते हैं, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो उसको सुनने वाली संस्था हो। इसीलिए आप देखोगे आगे तो 3 टियर की एक संस्थाएं बना रखी हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको हियर्ड करती हैं। तो राइट टू बी हियर्ड है कंज्यूमर के पास। फिर आएगा राइट टू सीक रीड्रेसल, तो सिर्फ उन्हें सुना नहीं जाए, ठीक है, और साथ ही साथ अगर जो भी जिसकी गलती है उस गलती की वो भरपाई भी करे, मतलब कि जो भी किसी को नुकसान हुआ है वो उस नुकसान को पे करेगा जिसकी वजह से वो नुकसान हुआ है। तो रीड्रेसल भी मिले, ठीक है, रेमेडी भी उसे मिले, ठीक है। तो रेमेडी भी कहते हैं एक वर्ड। तो रेमेडी का जो अधिकार है वो भी किसके पास है, कंज्यूमर के पास है। मतलब कि आपके साथ जो भी गलत हुआ उसके अगेंस्ट आप कंपनसेशन ले सकते हैं, जिस भी टाइप की आपके साथ जो हुआ है उसके बाद। फिर आया कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कंज्यूमर क्या है, ठीक है, कंज्यूमर इग्नोरेंट है, वो नई चीज़ों को पढ़ता नहीं समझता। तो कंज्यूमर को एजुकेट किया जा सके कि उसके क्या अधिकार हैं, उसके लिए उसको क्या वो मांग सकता है एक सेलर से। तो वो सारे अधिकार जो हैं वो कंज्यूमर एजुकेशन के थ्रू उन तक पहुंचाए जाएं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपने देखा है, बहुत दिनों से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, जागो ग्राहक जागो। तो ये वही कंज्यूमर जो एजुकेशन का ही एक पार्ट है। तो जागो ग्राहक जागो के बहुत सारे ऐड आते हैं जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स बताती हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो कंज्यूमर को एजुकेट करा जाए, ये भी एक अधिकार उसके पास है। तो ये सारी कंज्यूमर राइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है इसमें से 3 to 4 मार्क्स का। अब किस टाइप का आएगा ये मैं नहीं कह सकता, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जहाँ अधिकार होते हैं आपने पढ़ा है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी होंगी। तो सिर्फ कंज्यूमर के पास अधिकार नहीं है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं एक कंज्यूमर की, वो देखते हैं। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन एडिशन टू एक्सरसाइजिंग हिज राइट, ए कंज्यूमर शुड आल्सो कीप in mind his responsibility while purchasing, using और consuming goods and services। खरीदे, यूज करे और उसका उपभोग करे, उस समय उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो उन सब के बारे में फुल नॉलेज रखे, उसके पास फुल इंफॉर्मेशन हो मार्केट की, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा, वो सारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट करे, खरीदे, ऐसी कोई भी गुड्स ना खरीदे जिसको इंडियन गवर्नमेंट से स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे सामान होते हैं उसके लिए आईएसआई मार्क है। तो जब हम इलेक्ट्रिक गुड्स परचेज करें तो हम इस साइन को देखें, एक आईएसआई का साइन होता है, तो ये देखना जरूरी है। एक ऐसे ही एफपीओ का साइन होता है। तो आप अगर एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो आपको वो साइन मिल जाएंगे। तो जब आप फूड प्रोडक्ट खरीदो तो आप एफपीओ का जो मार्क है वो देखना ना भूलें। और जब ज्वेलरी खरीदे तो हॉलमार्क का एक साइन होता है, उसको देखना ना भूलें। तो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के कुछ पैरामीटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक मार्क है जो हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर लगाना होता है, और वो जब ही लगता है जब वो सैंपल टेस्टिंग में पास हो जाते हैं। तो हर गुड्स जो हम खरीदें वो स्टैंडर्डाइज हो, ये हमें देखना जरूरी है। फिर है कि जो भी अगर रिस्क एसोसिएटेड है प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ वो उसको समझे, मतलब किसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेबलिंग के थ्रू हमें मिलती है। तो हमें उसको ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, सो दैट वो रिस्क जो है वो हमारे पर ना आए, मतलब कि हम किसी भी टाइप से कोई नुकसान हमें ना हो। तो ये हमारा काम है कि अगर लेबलिंग पर चीजें लिखी हैं तो उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मली हम छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो लेबल को केयरफुली पढ़ा जाए, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास दी गई है, प्राइस की, वेट की, मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपायरी डेट एटसेट्रा, जो भी लेबल पर इंफॉर्मेशन है वो हमें
पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है कि असर्ट योरसेल्फ टू एंश्योर दैट एक फेयर डील मिले आपको, कोई आपसे ज़्यादा प्राइस ना ले पाए, आपको प्राइस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फेयर डील आपको मिल पाए ये आपको देखना है। ईमानदार हो आप अपनी डीलिंग पर, लीगल गुड्स को ही खरीदें, बिना बिल की कोई गुड्स ना खरीदें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर विदाउट बिल परचेज करोगे तो आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें लीगल गुड्स एंड सर्विसेज को ही अवेल करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जभी गवर्नमेंट हमें डिफरेंट काइंड ऑफ राइट प्रोवाइड करेगी। एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करें, वेस्ट ना करें, थूके वगैरह ना, पॉल्यूशन ना फैलाएं, ये हमें देखना है। कंज्यूमर की सोसाइटीज बनाएं, एक जगह इकट्ठे हो पाए कंज्यूमर, सो दैट जब भी उनकी जरूरत हो वो आपस में एक दूसरे की मदद कर सके। कंप्लेंट फाइल करें जब भी उनके साथ कुछ गलत हुआ हो, तो उसके लिए उनको कंज्यूमर फोरम में जिस भी लेवल के हो वहां पर जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। तो बिल जरूर लें जब भी गुड्स को खरीदें, तो कैश में वो लेना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक जिम्मेदार कंज्यूमर की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब हम पढ़ते हैं कि वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्ट, किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो वेरियस वे हैं। तो उसमें पहला है कि बिजनेस अपने आप ही रेगुलेशन करे, वो अपने आप ही अपना एक सेल बनाए जहां पर अगर कोई कंप्लेंट है तो उनका निवारण किया जाए। तो आजकल कस्टमर सपोर्ट सर्विस चल रही हैं और वो कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, रिप्लेस भी कर देते हैं। तो या तो बिजनेस खुद वो बनाए जो बना रखा है ज़्यादातर बिजनेस हाउसेस ने। फिर बिजनेस की एसोसिएशन है, दो एसोसिएशन मैंने यहाँ लिखी हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, जिसको FICCI कहा गया है, एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इन्होंने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं, नियम ले डाउन कर रखे हैं, हर बिजनेस को उनको फॉलो करना भी जरूरी है। तो इसके थ्रू भी वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ाया जाए, जागो ग्राहक जाको जैसे एक स्कीम के थ्रू। और फिर आता है कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, तो उसने भी बहुत सारी लीगल फाउंडेशन हर बिजनेस पर लगा रखी हैं, लेबलिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करे सो दैट कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो सके। अब आया कि कौन कंप्लेंट कर सकता है। कंज्यूमर तो पढ़ लिया, कंप्लेंट कौन कर सकता है? क्या सिर्फ कंज्यूमर को ही ये हक है? नहीं, कंज्यूमर खुद तो कर ही सकता है, अपने आप तो जाकर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर ही सकता है। एक जो कंज्यूमर एसोसिएशन है वो भी कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट को फाइल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है। ठीक है, कोई एक या एक से ज्यादा कस्टमर मिलकर जब हजारों लाखों कंज्यूमर के साथ किसी भी टाइप का कोई धोखाधड़ी होता है, तो एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर मिलकर भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। वो एक लीगल हायर जिसको हम लॉयर कहते हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव को भी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव, अगर डिजीज कंज्यूमर है तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2BB ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये हैं जो कंज्यूमर के लिए या कंज्यूमर खुद या उनके बिहाफ पर लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। तो ये भी पढ़ लिया अब कौन कंप्लेंट कर सकता है। अब रीएड्रेसल एजेंसीज कैसे हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप 3 टियर, तो 3 लेवल का उन्होंने जो है कंज्यूमर मैकेनिज्म बना रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो उसको हमें फॉलो करना होता है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, ये 3 लेवल के हमारे कमीशंस हैं या फोरम हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा गया है, बाकी 2 को कमीशन कहा है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो देयर आर वेरियस रिलीफ, बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर को अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिनको वो इस 3 टियर मशीनरी के थ्रू पा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं इनको। जो कंज्यूमर कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा, अगर गुड्स में डिफेक्ट है तो उसको दूर करने का हो सकता है, उसको रिप्लेस करने का हो सकता है। प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो रिप्लेस करे उसे, रिफंड दे प्राइस का अगर ऐसी कंडीशन है तो,
कंपनसेशन दे अगर उसके साथ कोई लॉस हुआ है तो उसका। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज एक कंज्यूमर को अवेलेबल है, इनके थ्रू, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू या जो डिफरेंट T3 टियर कोर्ट हैं उनके थ्रू वो उन रेमेडीज को पा सकता है। फिर आया कि ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो ऊपर होते हैं वो स्टेट कमीशन होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, 36 स्टेट कमीशन है हमारे पूरे देश में। उसके बाद आता है नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन से के ऊपर भी एक है सुप्रीम कोर्ट। तो लास्ट में जाके हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। अभी पढ़ेंगे कि ये रीड्रेसल सिस्टम या एजेंसीज कैसे वर्क करती हैं, ये अभी हम देखेंगे। अभी आपको ये समझना था कि चलता कैसे है। तो डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर स्टेट, नेशनल और सुप्रीम कोर्ट, और कैसे चलेगा वो अभी हम देखेंगे। ये उसकी टेबल है। तो देखो बेसिस और उसके बेस पर जो फोरम्स हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है। टोटल 36 स्टेट कमीशन है हमारे पास और नेशनल कमीशन हमारे पास है। तो सबसे पहले बात आई कि इनकी इनको इनकी इनकी जो फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करी है। तो मेंबर्स कितने हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर और होते हैं, और उन 2 मेंबर में से कम एक मेंबर फीमेल होनी चाहिए। ऐसे स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होते हैं और उसमें से एटलीस्ट 1 फीमेल होना कंपलसरी है। पर जब नेशनल की बात आती है तो 1 प्रेसिडेंट होना चाहिए, 4 मेंबर होने चाहिए, उन 4 में से भी एक फीमेल मेंबर का होना कंपलसरी है। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है कि कैसे ये बनते हैं। फिर है कौन इनको अपॉइंट करता है इन लोगों को। तो डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट कमीशन है इनके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, पर नेशनल कमीशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लोगों को। फिर क्लेमिंग अमाउंट के बेस पर हम इन 3 लेवल पर जा सकते हैं कि किस अमाउंट का हमारा केस है, उसके अकॉर्डिंग हम इन 3 जो लेवल्स हैं उन पर हम जा सकते हैं। तो अगर हमारा 20 लाख तक का कोई कंपनसेशन है तो हमें पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 20 लाख से ऊपर हो गया और 1 करोड़ से नीचे है तो फिर हमें स्टेट लेवल पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमारा जो कंपनसेशन क्लेम है वो 1 करोड़ से ऊपर हो जाए तो हमें डायरेक्ट नेशनल कमीशन में जाना पड़ता है। ये तो क्लेम के अकॉर्डिंग किस लेवल पर आपको जाकर अपील करनी है वो हो गया, तो आपको याद रखना है। अब आया कि टाइम और एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि अगर आप डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो। अब एग्रीव्ड पार्टी दोनों हो सकती है, क्योंकि एग्रीव्ड पार्टी का मतलब सिर्फ क्या है, कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर भी हो सकता है और जो सेलर है वो भी हो सकता है। तो एग्रीव्ड का मतलब है जो भी उस डिसीजन से खुश ना हो वो चाहे तो 30 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट लेवल पर अप्लाई कर सकता है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में। और अगर हम स्टेट लेवल पर हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, नेशनल कमीशन में। और अगर हम नेशनल लेवल पर पहुंच गए हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। पढ़ा था ना आपने, सुप्रीम कोर्ट है। जाना 30 दिन के अंदर अंदर ही है, जो भी खुश नहीं है उस डिसीजन से। तो जो ये एजेंसीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये अपना पूरा जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करती हैं, टेस्टिंग भी करती हैं, डिसीजन भी देती हैं, सारी पार्टियां उसकी बात भी सुनती हैं, उसके बेस पर डिसीजन देती हैं। जो भी डिसीजन जिसके भी फेवर में जाता है, तो जिसके फेवर में नहीं है डिसीजन, वो चाहे तो 30 दिन पर नेक्स्ट लेवल पर अप्लाई कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई करने के पे अगर मैंने शुरू में किया है तो फिर मैं अगर यहाँ के डिसीजन से खुश नहीं हूँ तो मैं स्टेट पर जा सकता हूँ, यहाँ के डिसीजन से भी खुश नहीं हूँ तो मैं नेशनल पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाला नेशनल तक जा सकता है। ऐसे स्टेट पर जो गया सीधा, क्योंकि अगर अमाउंट ये है तो मुझे यहीं जाना है, तो स्टेट से मैं नेशनल पर जा सकता हूँ बस। नेशनल से जो शुरू करता है वो सुप्रीम कोर्ट पर जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना का जो पावर होती है वो सिर्फ नेशनल कमीशन के पास ही होती है। और नेशनल कमीशन में भी कौन से केस, जो 1 करोड़ से ऊपर वाले हैं। तो कंपनसेशन का अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर होगा जब ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा पाओगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला कोई भी केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, ना ही स्टेट वाला कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाला जो उसका लास्ट पॉइंट है वो नेशनल कमीशन है, ऐसे स्टेट वाले का भी जो लास्ट पॉइंट है वो नेशनल कमीशन है। तो आप यहीं तक ही अपनी जो भी प्रॉब्लम है अपील कर सकते हैं अगर आप उस डिसीजन से खुश नहीं हो जिस लेवल ने वो डिसीजन दिया है।
अब आया कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज जो ज़रूरी हैं, बहुत हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज काम कर रही हैं जो प्रोटेक्शन और प्रमोट कर सके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। कुछ के मैंने नाम लिए हैं यहाँ पर, जैसे कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, दिल्ली में है ये स्थापित। कॉमन कॉज ये भी दिल्ली के अंदर है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC अहमदाबाद में स्थापित है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। मुंबई ग्राहक पंचायत वो भी मुंबई में ही है। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर। तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज और एनजीओ बने हुए हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? कर्नाटका की भी ये कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी जो बेंगलोर में है, ये क्या काम करते हैं? एनजीओज, इनके फंक्शंस क्या हैं? तो सबसे पहला है कि कंज्यूमर को एजुकेट कर पाए, पब्लिक को एजुकेट कर पाए कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किए जाएं, सेमिनार वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज किए जाएं सो दैट कंज्यूमर अवेयर हो सके अपनी राइट्स के प्रति। फिर पीरियोडिकल्स और पब्लिकेशन की जाए जिसमें उन सब चीज़ को पब्लिश किया जा सके, जो भी अगर इन्होंने लैब टेस्टिंग की है तो उसकी रिपोर्ट डाली जा सके। जितनी भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी ये पब्लिश करे पीरियोडिकल के रूप में या किसी भी और पब्लिकेशन फॉर्म में, सो दैट कंज्यूमर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। फिर है कि कंपैरेटिव टेस्टिंग की जाए कंज्यूमर प्रोडक्ट की अपने आप ही, जो लेबोरेटरीज हैं उनके थ्रू, सो दैट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच पाए। कस्टमर को एनकरेज करे कि अपने इंटरेस्ट को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करे और अगेंस्ट केस किया जाए जो भी उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेलर के द्वारा की जा रही है। तो उसके लिए उनको प्रमोट करें, उनको ये जागरूक करें कि आपको जो है प्रोटेस्ट करना ही करना है। फिर है कि लीगल असिस्टेंट उनको दी जाए, जैसे केस फाइल करना। फिर कंप्लेंट फाइल की जाए कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। इनिशिएटिव लिया जाए केस फाइल करने का, खुद जाकर पहल करें, जब पब्लिक को बताएं कि भाई ये चीज़ गलत है, आप जाओ केस करो, आप उनको मोटिवेट करना, ये भी काम करते हैं। तो ये सारे काम थे जो एनजीओज करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में यही टॉपिक बनते हैं। तो एक तो रेमेडीज आपके लिए जानना ज़रूरी है, कौन फाइल कर सकता है ये जानना ज़रूरी है, किस टाइप की रेमेडीज़ हैं वो आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। राइट्स क्या हैं वो जानना ज़रूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, क्या रिड्रेसल सिस्टम है उनका, ये बातें आपको जाननी थी। जो 3 to 5 मार्क्स का, कम से कम 5 मार्क्स का चैप्टर है वैसे नॉर्मली, पर मैं फिर भी अगर मार्केटिंग को बढ़ा दें तो इसके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो टोटल 3 to 5 के बीच में रेंज रहेगी। तो ये चैप्टर उसके लिए था ये वीडियो। तो जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 95% की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।